हेलो स्टूडेंट, कुछ 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है जो आज करा रहे हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन कॉपी पे नोट करते जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्तगढ़ प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य लैम्डा वन का मान है 6000 एंगस्ट्रम के लिए एक बिंदु पर 12वें क्रम पर है। किसी भी स्पेक्ट्रम की सीरीज में जो तरंगदैर्घ्य का मान है वो 12वें क्रम पर है। अगर यही स्रोत 4800 एंगस्ट्रम पर दिखाया जाए तो वह कौन से क्रमांक पर पहुंचेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास वैल्यू है लैम्डा वन का मान 6000 एंगस्ट्रम और इसका क्रमांक दिया गया है 12। अब 12वां क्रमांक है तो ये आवृत्ति के रूप में दर्शाएं, एक क्रमांक होता है। तो लैम्डा टू का मान यहाँ रख ले रहे, कितना दिया गया है 4800 एंगस्ट्रम। तो हमें N2 निकालना है। तो एक सूत्र होता है B बराबर एन लैम्डा या फिर C बराबर एन लैम्डा, जहाँ प्रकाश की चाल। तो C बराबर एन लैम्डा से हम दो स्थिति दिखाएं, दो स्थिति में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 लैम्डा वन बराबर N2 लैम्डा टू। N1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, लैम्डा वन यहाँ है 6000 एंगस्ट्रम, N2 जो निकालना है, और लैम्डा टू का मान 4800 एंगस्ट्रम। तो N2 का मान निकालेंगे तो 12 गुणे 6000 नीचे 4800, 12 चौक 48, 4 बार। तो N2 आ जाएगा यहाँ पे 60/4। यानी कि तरंगदैर्घ्य 48 से होने पर उसका क्रमांक जो है वो आवृत्ति के रूप में बदलेगा 15वें नंबर पर, 15वें क्रमांक पर पहुंच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन होगा जहां IC क्रांतिक कोण को व्यक्त करता है। तो क्रांतिक कोण के लिए बताया था कि दो माध्यम का होना जरूरी है। एक को मान ले रहे हैं सघन माध्यम, एक को मानेंगे विरल माध्यम। ये यहाँ पे क्या है, अविलंब। अब हमें क्या करना है, TIR लगाना है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति क्या होती है। जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण वो अविलंब से दूर हटती है। तो यहाँ जा सकती लाइन, लेकिन करना क्या है हमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे प्रकाश किरण जिस माध्यम से प्रवेश करती है वो उसी माध्यम में वापस लौटने की कोशिश करती है। अगर हम यहाँ पे इसका मान लें एंगल IC, तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा IC के। निकालना क्या है, अधिकतम विचलन कोण, कितना विचलन हुआ है। अगर ये लाइन यहाँ कोई माध्यम ना होता तो ये लाइन सीधी निकलती। हमें यहाँ विचलन कितने का हुआ है वो निकालना है, ये कोण, क्वेश्चन मार्क है, इस कोण को ही निकालना है। ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो ध्यान से देखो, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, सरल रेखा में 180। अब जो क्वेश्चन मार्क माना है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, IC प्लस IC प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क माना है बराबर 180 अंश, सरल रेखा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे तो 180 माइनस के 2IC, ये आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का मान E है, जो कि बराबर है आपस में। एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दर लैम्डा वन और फोटोन की लैम्डा टू हो
तो हमें लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 का मान निकालना है, या फिर वो किसके समानुपाती हुआ। तो बात पहले हो रही है गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र सब लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv²। अगर इसमें हम m का गुणा ऊपर और m का गुणा नीचे कर लें तो यहाँ से हमें के ई का मान मिल रहा है 1/2 m² b² बटे m। क्रॉस करेंगे तो मिलेगा m² b² बराबर 2 KEm। तो ये बन गया क्या, p² संवेग और यहाँ पे 2 Km, p बराबर √2 Km। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा से तो यहाँ पे लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 1 माना जाएगा, क्योंकि पहली स्थिति में प्रोटॉन के लिए h की h और p का मान हमारे पास क्या है, ऊपर वाला उठाओ √2 KEm, समीकरण डाल देने से 1। इसी प्रकार फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर क्या होता है, hc/लैम्डा। तो यहाँ पे देखो लैम्डा का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 मानेंगे, यहाँ पे दूसरी स्थिति में लैम्डा 2 का मान दिया गया है, और hc/E। क्वेश्चन में देखो कहा गया है गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर है फोटोन की ऊर्जा की, यानी कि गतिज ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा बराबर है आपस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की जगह पे हम के ई को यूज कर सकते हैं, बराबर है, यानी कि जो के है वो किसकी है, प्रोटॉन की, और ई जो है वो किसकी है, फोटोन की। फोटोन और प्रोटॉन की ऊर्जा बराबर है। तो हो जाएगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर कितना आया था, लैम्डा 1 का मान है h/√2 KEm बटे लैम्डा 2 का मान आया था hc/E, hc/E। ई को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल, ई की ई बटे √2 के की जगह क्या रख सकते हैं, ई बराबर है और m, और c और है, यहाँ जाएगा c इसके पास। तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर ई बटे c √2m, और जो ई लिखा हुआ है तो एक ई से ई की काटेंगे तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा, ऊपर √e बचा और नीचे c √2m, इसे कांस्टेंट मान लें तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 प्रोपोर्शनल √e। यानी कि प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य तथा फोटोन की तरंग दैर्घ्य का अनुपात कुल ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो I होती है, और उसका मान तरंग दैर्घ्य के मान की चतुर्थाघात के व्युत्पानुपाती होता है। ये डायरेक्टली सूत्र है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का मान उस तरंग दैर्घ्य की चतुर्थाघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी पदार्थ में
प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो ध्रुवण कोण कितना होगा? 5वें क्वेश्चन में पूछा है, केबिन डालें पहले तो। क्रांतिक कोण यानी कि आईसी का मान दिया है 45 अंश, और निकालना क्या है? ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या कॉम्पाउंड होता है? म्यू बराबर होता है 1/sin सी, साइन सी या फिर साइन आई सी, ठीक है। तो म्यू का मान पता नहीं है, 1/sin आई सी का मान 45 अंश है, तो यहाँ से म्यू का मान निकालेंगे तो 1/√2 पहुँचेगा ऊपर, म्यू बराबर आएगा √2। अब बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP। म्यू का मान है √2 और 10 पता है IP, तो IP निकालेंगे तो 10 जाएगा 10 इनवर्स में और √2। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी 2% बढ़ा दी जाए तो पर्दे पर प्रदीप्त कितना बढ़ जाएगा? ये इसके ऑप्शन में ऑप्शन थे लेकिन दिए नहीं गए। पहला ऑप्शन रखा गया है 2% बढ़ जाएगी, क्या है? तो हमें ऑप्शन निकालने क्या आंसर आएगा। तो स्रोत और पर्दों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2% बढ़ा दी जा रही है, तो पर्दे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब पर्दे का जो प्रदीप्त है वो उसकी इंटेंसिटी है या उसकी तीव्रता है, और तीव्रता के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है? तीव्रता का दूरी के साथ संबंध, तीव्रता का दूरी के साथ संबंध। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। हम सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें तो दूरी का संबंध आ रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r²। अब परसेंटेज में दिया गया है तो इसका हम निकाल ले रहे हैं त्रुटि आंकलन, कितने परसेंट भी त्रुटि या आंकलन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ΔE/E और बराबर R जाएगा ऊपर, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या? E प्रोपोर्शनल R⁻²। -2 का क्या हो जाएगा? -2 आगे आएगा और ΔR/R, ΔE/E बराबर -2 कितना दिया गया दूरी के बीच में? 2%। तो ΔE/E का मान आ जाएगा -4%। हमें निकालना क्या था? वही पर्दे पर प्रदीप्त, यानी कि पर्दे पर प्रदीप्त का मतलब पर्दे पर इंटेंसिटी। तो क्या हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। माइनस चिन्ह उसकी कमी को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा उनकी लंबाइयां 5:3:1 के अनुपात में हैं, तो उनके वैद्युत प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आप लोग पुश करके इसकी शॉट लेके इस पेपर को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन में दिया गया है द्रव्यमान, यानी कि M1:M2:M3 का मान दिया है 1:3:5। तार की लंबाई जो है वो L3 का मान 5:3:1। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध यानी कि हमें R1:R2:R3 का मान निकालना है। अब द्रव्यमान एक नया केस है, तो हम प्रतिरोध का संबंध लंबाई के साथ जानते हैं। क्या होता है? R बराबर होता है रो L/A। रो क्या चीज़ है यहाँ पे? विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमें द्रव्यमान के साथ संबंध निकालने के लिए क्या करें? तो एक सूत्र होता है
फर्स्ट क्लास का आपने पढ़ा हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम m बोलेंगे, आयतन को v बोलेंगे। तो यहाँ से d बराबर द्रव्यमान m, आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। हम a को अगर यहाँ ले जाएं तो मिल रहा है m बटे dl। तब आपके पास r बराबर क्या हो जाएगा, तब r हो जाएगा रो l बटे एक ही जगह पे m बटे dl। ध्यान से देखें का मान एक में रखने पर ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो r हो जाएगा आपका यहाँ पे रो डी एल स्क्वायर बटे एम। रो घनत्व है तो सभी तारों का घनत्व बराबर ही होगा जब समान तार की लंबाई है, और द्रव्यमान उनके कैसे हैं अलग अलग 1:3:5 में है। वजन क्वालिटी वही है सेम। तो रो डी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो हम यहाँ का संबंध निकालें, इसका क्या हो जाएगा R1 R2 R3 बराबर, ये तो कांस्टेंट है, कट ही जाएंगे सब में, इससे हमें मतलब ही नहीं कांस्टेंट से। एल क्या हो जाएगा आपका L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर, और नीचे M1 M2 M3 रखो मान। L1 L2 L3 L1 5 3 1 5 3 1, नीचे M1 M2 1 × 3 × 5, तो यहाँ पे मिलेगा 1 5 का स्क्वायर 25, 5 से कटेगा, एक स्क्वायर से काट दे रहे हैं यहाँ पे, एक 5 तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर में